मैं कोई बात ऐसी बोलता हूँ जो आपको नहीं पता है, जो आपके लिए नहीं है, उसको आप लिख दीजिए, ठीक है? उसको राइट डाउन कीजिए। जो 2 वर्ब्स या 2 नाउन्स के आपस के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें, उनके आपस के रिश्ते को एक्सप्लेन करें, उसको हर्फ़ इज़ाफ़त कहते हैं। एग्ज़ाम पास करना है, पास हो जाना है, आगे बढ़ना है, निकल जाना है, 11वीं में चढ़ जाएँगे। आगे दौड़ पीछे छोड़ से कुछ नहीं होता है, ठीक है? मज़े लीजिए। देखिए, आप अभी 10वीं जमात में, आप जब 11वीं में होंगे ना, तब आप ये अफ़सोस करेंगे कि काश मैं 10वीं में ही होता। वक़्त गुज़र जाता है। चीज़ों को इस तरह चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। और प्यारे बच्चों, तो मैं आप मन्नान आज़ाद हूँ, मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगा और हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, वो है ग्रामर का टॉपिक है हरूफ और उसके अक़साम, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं पहले हरूफ के बयान से कि हरूफ हम कहते किसे हैं, ठीक है? तो हरूफ वो कलमा है, कलमा, ठीक है? कलमा से मुराद क्या है, पहले तो ये देखिए, एक-एक लफ्ज़ को देखना ज़रूरी है। कलमे से मुराद हम किसी भी, ये सबको पता होगा, किसी भी बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, ठीक है? तो वो कलमा, हरूफ जो है, वो कलमा है जो ना किसी शख्स या चीज़ का नाम है, ना किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे और ना ही अपने अलग कोई मानी रखता हो, बल्कि ये मुख्तलिफ़ कलमों से आपस में मिलाता, मुख्तलिफ़ कलमों को आपस आपस में मिलाता और उनके साथ मिलकर बामानी बनता है। यानी हरूफ वो चीज़ है जिसका अपना कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिनको हम उर्दू में कहें, जिनको हम अंग्रेज़ी में कहें, इनको हम कहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, इतना तो आपको पता होगी, ठीक है? तो अब हम मिसालें देखते हैं। हम एक दो मिसालें देखते हैं। जैसे नमाज़ी मस्जिद में है, इसमें मैं क्या है? मैं का मतलब मैं है बज़ाहिर, मगर दरअसल मैं का कोई मतलब नहीं है। खाना मेज़ पर है, इस पर का मतलब क्या है? मेज़ का मतलब टेबल हो गया, हाँ? खाना, ठीक है? ये आपको पता है। ये जो पर है, जो सपोर्टिंग रोल दे रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो जुमला है, इसका पूरा मतलब निकल रहा है। आप समझ रहे? पर का बज़ाहिर अगर हम इनफ़रादी तौर पे देखें, इनफ़रादी मतलब इंडिविजुअली देखें, इनफ़रादी तौर पर देखें इनफ़रादी तौर पर देखें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मगर इज्तिमाई तौर पर अगर इसमें पर ना हो, खाना मेज़ लगा दो, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो खाना मेज़ पर लगा दो, तो इस पर की वजह से पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो जुमला है, इट इज़ मेकिंग सेंस, इसका मतलब बन रहा है। तो ये जो है हमारे, ये हरूफ है। वैसे ही किताब बस्ते में है, ठीक है? ये हरूफ की मिसालें हैं, ठीक है ना? अब ये हरूफ हो गया। अब हरूफ के हम अक़साम देखते हैं। हरूफ के कई अक़साम हैं। अब आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी जो लेवल है उसके हिसाब से मैंने कुछ अक़साम निकाले हैं, तो उन पर हम तफ़सीली और मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। कुछ पर तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे, कुछ पे मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। तो हरुफ़ जार हमारा पहला है, पहली किस्म है हरूफ की। हर्फ़ जार क्या है? वो हरूफ है जो अस्मा और अफ़आल को आपस में मिलाते हैं। देखिए, आप फ़िक्र मत करिए, समझने पर अपना ध्यान पूरा जो है वो पूरा समझने पर रखिए। ये पीपीटीज़ आपको मिल जाएँगी, आप इनको बाद में फिर रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको विद और विदाउट एनोटेशन भी मिल जाएँगी, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूँगा, मैं जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आपको समझाऊँ। आप अपने पास एक पेन, एक कॉपी ज़रूर रखें, ठीक है? मैं कोई कोई लफ्ज़ ऐसा लिखता हूँ जो आपको नहीं पता है, मैं कोई बात ऐसी बोलता हूँ जो आपको नहीं पता है, जो आपके लिए नहीं है, उसको आप लिख दीजिए, ठीक है? उसको राइट डाउन कीजिए। बाकी उसके अलावा इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो मैं कह रहा हूँ, जो उसमें लिखी नहीं है, वो भी आप राइट डाउन, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है ना? अपनी जगह। तो हर्फ़ जार वो हर्फ़ हैं जो अस्मा और अफ़आल को आपस में मिलाते हैं। मिसाल मैं, से, पर, तक, साथ, ऊपर। जैसे इससे पहले हमने जो मिसाल देखी, इससे आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि अस्मा और अफ़आल को मिलाना है। खाना मेज़ पर लगा दो। लगा एक फ़ेल है, यानी काम करना, वर्ब। खाना एक इसम है, तो इन दोनों को मिलाने का काम ये पर कर रहा है, ठीक है? तो हर्फ़ जार अस्मा और अफ़आल को मिलाते हैं। वैसे ही
से पर तक, ठीक है। राम लखनऊ तक गया। एक और मिसाल देख लेते हैं, तक, ठीक है। राम इसमें, लखनऊ भी बज़ाहिर इसमें है, और गया आपका फ़ैल है, ठीक है। अस्मा, अस्मा मतलब इस्म की जम्मा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रख लीजिए। अस्मा कैसे लिखते हैं, असल में इसके साथ हमजा भी आता है, ठीक है। अस्मा ये जम्मा बनाने का तरीका है। वैसे ही अफ़आल फ़ैल की जम्मा है, अफ़आल फ़ैल की जम्मा है, अफ़आल फ़ैल से निकला है, और फ़ैल का मतलब है वर्ब, ठीक है। तो हर्फ़े जार, जैसा मैंने कहा, हर्फ़े जार वो हरूफ हैं, हरूफ फिर से मैं बता रहा हूँ, हरूफ वो अल्फाज हैं, ठीक है, जिनका बज़ाहिर इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है, मगर वो जुमले के बाकी हिस्सों से अस्मा और अफ़ाल को मिलाकर या उनसे मिलकर अपना पूरा मतलब ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। सादी ज़बान में कहूँ तो, जिनको हम अंग्रेजी में पार्टिकल्स कहते हैं। तो हर्फ़े जार इसकी पहली किस्म है। हर्फ़े जार से आप याद रखिए कि अस्मा और अफ़ाल को आपस में मिलाता है, ठीक है। इसकी मिसालें से, पर, तक, साथ, ऊपर। देखिए आप जितना मिसालों, आप जितना इसको यूज करेंगे ना, जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। जैसे इसकी और क्या मिसालें हैं, तक, साथ, ऊपर, लिए, वास्ते, आगे, ठीक है। इनको आप मिलाने की, इनको आप इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। मैं एक और मिसाल देख लेता हूं, जैसे लिए एक और हमारा हर्फ जार है, ठीक है। मैं खाना खाने के लिए गया, ये लिया आ गया, ठीक है। तो ये हर्फ जार है। हर्फ जार के बाद अगला नंबर जो है वो है हमारे हर्फ इजाफत, ठीक है। इजाफत, देखिए इनको अब आप देखिए, एक 10वीं जमात के तालिब इल्म के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है इनको याद रखना कि जार क्या है, हाँ, इजाफत क्या है, अत्फ क्या है। तो इनके इनको इनके जो इनका जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ से ही समझने की कोशिश करिए। इजाफत, देखिए तरकीब इजाफत हमारी शायरी में अक्सर इस्तेमाल होता है। इजाफ को आप पता है किससे याद रखिए, इसको आप याद रखिए मुज़ाफ से, मुज़ाफ और मुज़ाफ़ इलैहि से याद रखिए, मुज़ाफ़ इलैहि से याद रखिए। इसका मतलब क्या है, मुज़ाफ किसी चीज़ को बोलते हैं, और मुज़ाफ़ इलैहि या मुज़ाफ़ इलैह उस चीज़ को बोलते हैं, उस शख्स को बोलते हैं जिसकी वो चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल राम की किताब, राम की किताब, ठीक है। की इसमें हर्फ इजाफत है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है बाद में जो मिसाल ली हैं कि का, की, के, इसकी आम आम मिसालें हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होती हैं। ये वो हर्फ हैं जो अस्मा के बाहमी ताल्लुक को, बाहमी, बाहमी मतलब हो गया म्यूचुअल, आपका म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, अ नाउन और अ वर्ब, और टू वर्ब्स, ठीक है, उसको हम हर्फ इजाफत कहते हैं, ठीक है ना। हर्फ इजाफ में क्या बात कर रहा था, मुजाफ और मुजाफ इलैह की। मुजाफ मतलब कोई चीज, और मुजाफ इलैह जिसकी वो चीज हो। राम की किताब, राम इसमें मुजाफ है, राम इसमें मुजाफ इलैह है, और किताब इसमें मुजाफ है, ठीक है ना। अब ये चीज, ये सन्नत जो है, इजाफत की जो सन्नत है, इसको तरकीब इजाफी भी कहते हैं। हम इसको शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं एट टाइम्स, अक्सर, एट टाइम्स क्या कह रहा हूँ, अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिले नादा, दिले नादा, इसमें अक्सर आप देखेंगे शायरी में
ये ज़ेर का इस्तेमाल होता है, ठीक है? या रक़ से बिस्मिल, रक़ से बिस्मिल, ये इसको हम तरकीब इज़ाफ़त कहते हैं। अगर हम शायरी के एतबार से देखें तो इज़ाफ़त का मतलब वही है, रिश्ता कायम करना। इसका मतलब क्या होगा? रक़ से बिस्मिल का मतलब क्या होगा? बिस्मिल का रक़्स, बिस्मिल शिकार, ठीक है? बिस्मिल शिकार को बोलते हैं और रक़्स नाचने को बोलते हैं। वैसे ही दिले नादा, नादान दिल, ठीक है? ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब हम इज़ाफ़त तरकीब इज़ाफ़त लगाते हैं तब ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। खैर वो शायरी की बात है, इसमें हम वहाँ नहीं जाएँगे। हम इसके बाद इज़ाफ़त तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ठीक है? राम की किताब, मेरा या कह सकते हैं आप उसको रहमान का कलम, ठीक है? आयशा के बाल, के, ठीक है? तो के, का, की इसकी आम मिसाल आम यूसेज है, यानी आम इस्तेमाल में जो है हमारे हर्फ़े इज़ाफ़त, वो आपके ये 3 हैं। अगला है हमारा हर्फ़ अत्फ़। ये हर्फ़ 2 अस्मा या जुमलों, देखिए अब यहाँ डिफ़रेंस आ गया थोड़ा। हमने इससे पहले पढ़ा हर्फ़ जार, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वो 2 अस्मा या अफ़आल, ठीक है ना? अल्फ़ाज़ को थोड़ा बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत है ना? सतरों के बीच में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अस्मा और अफ़आल, और यहाँ क्या अस्मा या जुमलों, ठीक है? या अफ़आल या जुमलों, यानी ये जुमलों सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस की बात हो रही है, वहाँ एक वर्ब की बात हो रही थी, एक नाउन की बात हो रही थी, यहाँ एक नाउन और एक सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है? मसलन क्या लिखा है इन्होंने? खाना खाकर मुझे खत सुना दो। खाना खाकर मुझे खत, खाना खा मुझे खत सुना दे, नहीं हो पाएगा। खाना खाकर मुझे खत सुना दो, यानी खाना खा ये एक फ़ेल है, ठीक है? खत सुनाना एक फ़ेल है। ये 2 अलग-अलग काम है, मगर इन 2 कामों को जोड़ रहा है कर, ठीक है? या किताब और अखबार ले आओ, ठीक है? यहाँ और हमारा हर्फ़ अत्फ़ होगा, 2 इस्मों को जोड़ रहा है। किताब और अखबार, ये 2 इस्म हैं, 2 नाउन्स हैं, ठीक है? वैसे ही इन जुमलों में कर और हर्फ़ अत्फ़ है, और नेज़ भी कर फिर हर्फ़ अत्फ़ है। ये और मिसालें हैं हर्फ़ अत्फ़ की। ये हर्फ़ अत्फ़ की और मिसालें हैं। नेज़ भी, ठीक है? जैसे हम कहें हमने, एक मिसाल और देख लेता हूँ। हमने चाय पी, फिर खाना खाया, ठीक है? ये फिर आ गया, ठीक है ना? आप ऐसी मिसालें बनाते रहिए। वैसे ही अगर मैं और एक मिसाल देखूँ, वाव की मिसाल है यहाँ देखिए, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक हर्फ की इज़ाफ़त से फ़र्क आ जाता है तहरीर में, ठीक है ना? या आप देख लीजिए वाव का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे सोज़ो साज़, सोज़ो साज़, ठीक है? सोज़ एक देखा जाए, सोज़ पिघलने को कहते हैं, ठीक है? या शायरी में अक्सर यूज़ होता है सोज़ो गुदाज़, सोज़ नहीं, सोज़ तपिश को कहते हैं, तपिश को कहते हैं, ठीक है? सोज़ो साज़, साज़ हम म्यूज़िक को कहते हैं, या मौसीकी को कह सकते हैं, या किसी इंस्ट्रूमेंट को कह सकते हैं, ठीक है? इन 2 को ये वाव जोड़ रहा है, तो वाव, यहाँ वाव भी हमारा हर्फ़ अत्फ़ है, ठीक है? मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है? उसके बाद उसके बाद हमारे आ रहे हैं हर्फ़ इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम से याद रखिए ये सवाल है, ठीक है? क्वेश्चन, इंटरोगेटिव, ठीक है? इट आस्क्स यू समथिंग। हर्फ़ इस्तिफ़हाम वो हर्फ़ हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन लिए, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किस तरह, कितना, क्यों कर, किस कदर,
ठीक है? ये सारे जो वो हरूफ जो हम कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं जुमलों में, उनको हर्फ़ इस्तिफ़हाम कहा जाता है। ठीक है? इस्तिफ़हामिया हम अक्सर कहते हैं उर्दू में इस्तिफ़हामिया जुमला है। ठीक है? ये आपसे कुछ पूछ रहा है, इट्स आस्किंग यू, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस्तिफ़हामिया जुमला है। ठीक है? तो इस्तिफ़हाम, ये इस्तिफ़हाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस्तिफ़हाम ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है? तो हर्फ़ इस्तिफ़हाम जो पूछ रहे हैं, ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? क्या आ गया, ठीक है? और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लेना बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं, क्योंकि सवालिया जुमला है। ठीक है? अ, इसकी हम और मिसालें देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आए? क्वेश्चन मार्क। क्यों? हुँ? ये सब किस तरह मुमकिन हुआ? ठीक है? किस तरह? ठीक है? ये वो हरूफ है, इनका इनका आपस में इनका जो इन्फरादी, जो मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ हरूफ के ज़िमन में, कि इनका कोई इन्फरादी मतलब नहीं है। ये जब तक किसी सेंटेंस, किसी जुमले में इस्तेमाल ना किए जाएँ, तब तक इनका कोई मतलब नहीं है। ये अपना जो पूरा मतलब है, यानी मुकम्मल मतलब है, वो अ, किसी जुमले में इस्तेमाल होने के बाद ही ज़ाहिर करते हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद हमारा जो अगला है, ये हर्फ़ तहसीन है। ठीक है? हर्फ़ तहसीन, अ, तहसीन का मतलब देखिए, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, इनको याद रखने के लिए ना, इनका जो लफ्ज़ है जिससे डिनोट किए जाते हैं, उस लफ्ज़ को ही ज़हन में रखिए। तहसीन का मतलब होता है तारीफ़ करना। ठीक है? अक्सर लोगों का नाम तहसीन होता है। ठीक है ना? तो तहसीन का मतलब हो गया तारीफ़ करना, हुस्न से निकला है कहीं न कहीं। तो तहसीन और आफ़रीन या तारीफ़ के लिए, तारीफ़ के मौका पर बोले जाते हैं, मसलन शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा, आफ़रीन, वाह रे वाह। जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ वाह रे वाह, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है ऐसे तो। वाह, वाह, वाह! हम बोलते हैं ना वाह, 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 वाह! इसका कोई मतलब नहीं है ना, इस वाह का मतलब क्या है? ये असली में हर्फ़ तहसीन है। कोई शायर कोई शेर पढ़ता है तो हम बोलते हैं वाह! क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह! समझ रहे हैं? तो ये वो जुमले को, ये सपोर्टिंग रोल है कहीं न कहीं। ये उस जुमले की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन करता है, उस जुमले को और एक्सप्लेन करता है कि ये तारीफ़ में बोला गया है ये जुमला। आप समझ रहे हैं? ये ऐसा हरूफ है जो उस जुमले को जुमला तहसीन बनाता है कहीं न कहीं। ज ठीक है? तारीफ़ का जुमला बनाता है। तो ये हो गया आपका हर्फ़ तहसीन। ठीक है? जैसे इसकी हम मिसालें कुछ देख लें अगर, तो जैसे एक शेर देख लेते हैं। नहीं, हम कोई और मिसाल देख लेते हैं। जैसे अल्लाह, 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 या यूँ कहिए, इसको हम कर देते हैं हर्फ़ तहसीन, तारीफ़, वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह, सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कद-ओ-क़ामत है। मिसाल, ठीक है ना? सुभान अल्लाह, इसके बाद ऐसे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए कि आप एम्फेसिस दे रहे हैं उस चीज़ पे।
क्या कद्दोकामत है, यहाँ देखो ये वाव मैंने इस्तेमाल कर लिया। ये बताइए आप, अब आप बताइए कौन सा हर्फ है ये हर्फ अत्फ है, ये अत्फ है। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोटिस करते रहिए, इन चीज़ों को ज़हन में रखिए और इन चीज़ों को नोटिस करते रहिए कि यहाँ वाव आया तो ये क्या है। सेंटेंस, क्योंकि जैसे आप देखिए एग्ज़ाम में सेंटेंस, जितना आपने सेंटेंस बनाए होंगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये याद होगा। और उसके अलावा जब आप जैसे आपका, मुझे पता है आपका जो आता है ये सवाल जो आता है ये ग्रामर का जो सवाल आता है पर्टिकुलरली इस सेक्शन से 5 मार्क्स का यानी ढाई मार्क्स के 2 ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। या वो कहेगा आपका हर्फ जार की तारीफ़ बता दीजिए, हर्फ अत्फ़ की तारीफ़ बता दीजिए, हर्फ तहसीन की तारीफ़ बता दीजिए। तो आप तारीफ़ तो करेंगे कि ये वो अल्फ़ाज़ हैं जो तहसीन के मौके पे, तारीफ़ के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर उसके साथ आप मिसालें देंगे तो आपको आपको अच्छे नंबरात मिलेंगे। यानी आप उस वह उसी उस किसी हर्फ को, उसकी किसी मिसाल को अपने किसी जुमले में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? या आप कोई शेर उससे रिलेटेड अगर आपको याद है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है? आप बहुत सारी उर्दू देखिए, उर्दू जो पर्चा है ना ये ज़बान है, ठीक है? लैंग्वेज का पर्चा है। इसमें फैक्ट्स मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर उर्दू ज़बान क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, तो आपकी ज़बान, आपका ओरेशन, आपकी देखिए आपका 3 लेवल्स पे टेस्ट हो रहा है। आपकी किरत का टेस्ट हो रहा है, कि आप पढ़ना जानते हैं या नहीं, आपके लिखने का टेस्ट हो रहा है और आपके हाफ़्ज़े का भी टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना याद रहता है, आप अल्फ़ाज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो लिखने के साथ-साथ आप पढ़ने की भी कोशिश करिए, ठीक है? अल्फ़ाज़ के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं उन पर गौर करिए। और कश्मीर में अक्सर, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है हमारा, हम अक्सर अल्फ़ाज़ को मिसप्रोनाउंस करते हैं, अक्सर गलत तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ले लूँ, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हम इसको कब्र पढ़ते हैं, ये कब्र है, ठीक है ना? ये कब्र है, मतलब हरकत सिर्फ़ कॉफ़ पे है और रे और बे और रे जो है वो उसपे जज़्म है, ठीक है ना? तो इसमें सिर्फ़ हरकत एक ही है, हम इसको कब्र पढ़ते हैं, हम इसमें भी हरकत लगा देते हैं। हम हम इसमें भी हरकत लगाते हैं, जबकि ये उर्दू का लफ़्ज़ नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो 5 नंबर जो आपके हैं, उनमें आपको ये डेफ़िनेशन तो हेल्प करेगी ही करेगी। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इन हरूफ के बाद मिसालें बनाइए। हमारा जो इंटरैक्टिव सेशन होगा, आप मुझे उसमें दिखा सकते हैं, मुझे अपने एग्ज़ाम्पल्स दिखा सकते हैं। मैं उनको एक बार चेक करूँगा, मैं नज़र मारूँगा कि आपने सही इस्तेमाल किया है, नहीं किया है। ठीक है ना? अब अगला देखते हैं हरफ़े नफ़रीन। नफ़रीन के मतलब नफ़रत या मलामत के हैं। मलामत मतलब हो गया डाँट-डपट जिसको हम कहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी में करेक्शन, किसी को करेक्ट करना, रेक्टिफिकेशन, ठीक है? मलामत करना, किसी को बुरा-भला कहना भी हो सकता है, किसी को सही करना भी हो सकता है। तो वो हर्फ़ हैं जो नफ़रत मलामत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन तौबा तौबा, लानत, हज़ार लानत थू, हक़ थू। हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव है। तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाह ऐसा ना हो, खुदा ना करे, खुदा ना करदा, एक और लफ्ज़ होता है। खुदा ना करदा, ये उर्दू डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। खुदा ना करदा ऐसा हो, इसका मतलब होता है खुदा ना करे ऐसा हो, ठीक है ना? खुदा ना करदा, खुदा ना करे, ठीक है ना? तो ऐसे हर्फ जिनको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं मलामत के लिए या नफ़रत के लिए ज़ाहिर करने के लिए, या उससे हम समझे किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग एक्सप्लेन करने के लिए, उनको हम हर्फ़ नफ़रीन कहते हैं। ठीक है? मैं बार-बार हर्फ के बारे में एक चीज़ बोलता रहूँगा कि हर्फ का ज़ाती अपना कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? अगला देख लेते हैं हर्फ निदा। निदा से याद रख लीजिए, निदा आवाज़ को बोलते हैं, पुकारने को बोलते हैं। इसके बारे में एक अजीब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। उर्दू बहुत वसी ज़बान है। उर्दू और लिटरेचर, इनफैक्ट सिर्फ़ मैं उर्दू की बात करूँ, जिस दुनिया का कोई भी लिटरेचर हो ना, लिटरेचर अपने आप में बहुत डाइवर्स चीज़ है। आप जब एक ज़माने के लिटरेचर को पढ़ते हैं, आप उस ज़माने के इक्तिसादी, सियासी, समाजी यानी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तमाम हालात को पढ़ते हैं कहीं न कहीं। इसकी एग्ज़ाम्पल, इसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अंग्रेज़ी में द टेल ऑफ टू सिटीज़ है। द टेल ऑफ टू सिटीज़। द टेल ऑफ टू सिटीज़ है। ये आपकी है
इसको आप जाके देखिएगा, गूगल कीजिएगा, ये चार्ल्स डिकन्स की किताब है, ठीक है? ये इट इज़ बेस्ड ऑन द रेनेसांस लिटरेचर है एक्चुअली। इसमें उस दौर के जो हालात हैं, कैसे, अगर आपको पता होगा रेनेसांस, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है? तारीख को भी पढ़ना ज़रूरी है। आप अब आप जब अदब को पढ़ते हैं तो तारीख को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो निदा के मुतालिक मैं क्या कह रहा था, तो ये जो टेल ऑफ टू सिटीज़ है, इसको आप जाके गूगल कीजिए, इसके बारे में और पढ़िए, हो सके तो पढ़िए इसको, ठीक है ना? बहुत अच्छी किताब है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। यूरोप में होने वाली चीज़ें जो उस वक़्त में थी, जो ये तकरीबन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम है, जब ये किताब लिखी गई है, ठीक है ना? तो निदा से बात शुरू हुई थी, तो निदा आवाज़ को कहते हैं, पुकारने को कहते हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अहले तसव्वुफ़ में, कि जब ये कायनात बनी थी, 2 ही चीज़ें थी। इस कायनात के बनने से पहले 2 ही चीज़ें थी। एक तो निदा था और दूसरा था नूर। हम बोलते नहीं, नूर ए खुदा, यानी साउंड एंड लाइट, अगर आप नूर को एज़ लाइट परसीव करते हो। तो यही 2 चीज़ें पूरी कायनात में थी। ये कायनात बनने से पहले, ये दुनिया पूरी बनने से पहले, ये रंगों का जो ये बिखरे हुए रंग हैं चारों तरफ, ठीक है? स्टारडस्ट से लेकर आप समझिए कीड़े-मकोड़ों तक। तो निदा बुलाने को कहते हैं, आवाज़ देने को कहते हैं, पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? ये वो हरूफ हैं जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल, ऐ दोस्त, हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद, ऐ दोस्त हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी-कभी। ये नासिर काज़मी का शेर है, इसको भी लिख लीजिए अगर, या इसको, इस गज़ल को पढ़ लीजिएगा। ये नासिर काज़मी का शेर है। तो यहाँ कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने हर्फ़ निदा का इस्तेमाल किया है, ठीक है? वो हर्फ़ जो किसी इस्म को निदा देने, फिर से बोल रहा हूँ, आवाज़ देने, आवाज़, सदा भी कह सकते हैं, ठीक है? इस्तेमाल होते हैं, और इसकी मिसाल हमने देख ली, ठीक है? ऐ दोस्त, ऐ दोस्त हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी कमी। ओके। हर्फ तशबीह, तशबीह आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन को बोलते हैं। कंपैरिजन को बोलते हैं, ये उर्दू शायरी में अक्सर इस्तेमाल होता है। तशबीह देना, तशबीह करना, कंपैरिजन करना, 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करना। तो हरूफ है, हरूफ वो हरूफ जो एक चीज़ का, या एक इस्म का, या एक फ़ैल का, या एक इस्म का आपस में कंपैरिजन करे। हर्फ हैं जो जो किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मुशाबह या मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मानंद, तरह, यहाँ स्लैश होगा, जैसे, सा, जूँ, मिस्ल, मिसाल, सूरत, बैना, हूबहू, ठीक है? मानिंद, तरह, जैसे मिसाल इसका हम देखें, कोई भी मिसाल देख लेते हैं, जैसे हूबहू, वो हूबहू मेरे जैसा है, हूबहू मेरे जैसा है, वो हूबहू मेरे जैसा है। इस हूबहू का कोई इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ इट इज़ मेकिंग सेंस बिकॉज़ ये जुमले में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? वैसे ही जूँ, जूँ, जूँ है, जूँ, जैसे हम कहते हैं जूँ, 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 जूँ इल्म बढ़ेगा, जूँ, जूँ इल्म बढ़ेगा, इंसान की अक्ल वसी होगी। ठीक है? यहाँ जूँ, जूँ जो है, या जूँ जैसे, ठीक है? जूँ अक्सर जैसे के मानों में भी इस्तेमाल होता है। वैसे यहाँ जैसे लिखा ही हुआ है। सा, ठीक है? आँख भर के देखते सोच के शहर में कुछ दिन ठहर, सुना है आईना तिमसाल है जमी उसकी। बहुत सारे अशारे मेरे ज़हन में भी आ नहीं रहे हैं। मिसाल तो है ही, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना?
मिसाल के तौर पर सूरत, सूरत भी इस्तेमाल इसमें होता है कि सूरत उसकी सूरत है, मतलब वो चाँद की सूरत हसीन है, ठीक है? तुम तो चमक रहे हो चाँद की सूरत, चाँद की तरह। यहाँ सूरत सिर्फ़ शक्ल की बात नहीं है, शक्ल मतलब सूरत यहाँ हालत की भी बात है। तुम तो दीवानों की सूरत बना रखी है तुमने, ठीक है ना? दीवानों की सूरत आवारा फिरते हो तुम, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम दीवानों की तरह आवारा फिरते हो, ठीक है? तो सूरत इस ज़मन में इस्तेमाल होगा, हूबहू सा हम बोलते हैं, सा तो हम पता ही है कि वो दीवाना सा है, वो बे वो कमअक्ल सा है, हुँ? वो आशिक सा है, हाँ? तो ये सा, ठीक है? आह, कीसी, कीसी, हुँ? इज़्तिराब किसी कैफ़ियत तारी हो गई है, मुझ पर इज़्तिराब किसी कैफ़ियत तारी है, हुँ? मिसाल दे रहा हूँ, आजकल मुझ पर इज़्तिराब की सी हालत तारी है, ठीक है? कीसी का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ, ठीक है? इज़्तिराब किसको बोलेंगे? इज़्तिराब बेचैनी को बोलेंगे। मैं थोड़े मुश्किल अल्फाज का मतलब आपके लिए लिख रहा हूँ। बेचैनी को कह सकते हैं, हाँ? बेकरारी को भी कह सकते हैं। तारी, तारी मुसल्लत को कहते हैं, मुसल्लत होना। मुसल्लत होने को कहते हैं, मुसल्लत होने को कहते हैं, या जिसको हम बोलेंगे नाज़िल होने को भी कह सकते हैं। हावी होना, नाज़िल होना, ठीक है? तारी हो जाना किसी चीज़ पे, जैसे जॉन का एक शेर है कि बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है। इसको थोड़ा-सा पतला कर देता हूँ मैं। बेकरारी है, वस्ल है, वस्ल है और फिराक तारी है, फिराक तारी है। तारी मतलब हायल है, ठीक है वस्ल, वस्ल मतलब रियूनियन। मैं अपने महबूब से मिल रहा हूँ, मगर उसके बावजूद फिराक तारी है, मिलने के बावजूद हम जुदा हैं। खैर अब इस शेर की तफसीर में मैं नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि हमारा मकसद अभी ग्रामर पे लगे रहना है। इसी के साथ हम अगली अपनी किस्म में जाते हैं, हरूफ इल्लत। इल्लत निकला है तालील से, इसको भी याद रख लीजिए, तालील से निकला है, ठीक है ना? देखिए आप 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं आप, ठीक है ना? तो एक लुगत खरीदना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली नहीं खरीद सकते, मैं आपको दिखा दूँगा, मेरे फ़ोन में है। फ़ेरोज़ुल लुगात की प्ले स्टोर पे एक डिजिटल एडिशन अवेलेबल है, ब्लू कलर का आइकन है उसका। उसको आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसमें वो कुछ नहीं है, वो डिक्शनरी है, बस उसका पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है? उसमें आपके लिए अल्फ़ाज़ ढूँढना बहुत आसान होगा, और यकीन मानिए हर अल्फ़ाज़, हर लफ्ज़ आपको उसमें मिल जाएगा। आपको मुहावरे मिल जाएँगे, आपको अल्फ़ाज़ मिल जाएँगे, और आपके लिए उर्दू समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? पढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि किरत का आपका इम्तिहान होगा, आपका आपके हाफ़िज़े का इम्तिहान होगा, आपकी लिखाई का इम्तिहान होगा। तो अपनी अपनी किरत को भी दुरुस्त करिए, ठीक है? अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करिए। अल्फ़ाज़ के मानी जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि जुमलों में इस्तेमाल करने की जब बात आएगी, तब आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको आपको लफ़्ज़ का मतलब ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? ठीक है ना? तो उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हरफ़े इल्लत की हम बात करते हैं, तालील से आया है। तालील के मानी आपके लिए होमवर्क है, इसके मानी आप अपने डिक्शनरी में या जाके गूगल से सर्च करके देख ले। इन सब चीज़ों के नोट बना ले। कोई कोई जो बातें मैं इस इन स्लाइड्स के बाहर कर रहा हूँ, उनको उनकी एक किताब, एक कॉपी निकाल के रखिए, उनको लिखते रहिए, ठीक है ना? जब भी हमारा इंटरैक्टिव सेशन होगा, चाहे इस सैटरडे हो, कल हो, नेक्स्ट सैटरडे हो, हम बैठ के, मैं चाहूँगा कि आप अपने सारे डाउट्स लिख के रखें,
और एक-एक करके मुझसे पूछें। इसके अलावा कोई डाउट आपको हो इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में हो या इस टॉपिक के बाहर भी हो, हम लगातार ये सीरीज़ बनाते रहेंगे। ठीक है? तालील से निकला है वो हर्फ है जो किसी बात की सबब, वजह या इल्लत को ज़ाहिर करे। ठीक है? कोई वजह बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हुई, उसकी वजह क्या थी? ठीक है? जैसे इसकी मिसाल देख लेते हैं पहले, क्योंकि, इसलिए, बदेन सबब, कि, ताकि, ताबाए, वजह, शिनाचे, इससे, इस वास्ते, इस बास, है ना, लिहाजा। ये इसकी मिसालें हैं। इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे एक क्या लिखा था इसमें कि इसलिए, क्योंकि, अकरम नाकाम हुआ। हमने एक जुमला लिया, अकरम नाकाम हुआ, ये जुमला खबरिया है, ये खबर दे रहा है अकरम जो है नाकाम हो चुका है। मगर क्यों हुआ? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं। ठीक है, ये क्योंकि जो है आपका, ये आपका हुर्फ इल्लत है। ये सबब बयान कर रहा है कि उसके फेल होने का, उसके नाकाम होने का जो सबब है वो ये है कि उसने नहीं पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही और मिसालें देख लेते हैं। बाअस, जैसे मोहब्बत उसकी दीवानगी का बाइस बनी। ठीक है, वजह बता रहा है कि उसकी दीवानगी की जो वजह है वो मोहब्बत है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? वो दीवाना हो चुका है, मगर उसकी वजह क्या है? वो उसको समझाने में, उसको बयान करने में हमारे पास हुरूफ इल्लत आते हैं। कि अगर कोई किसी सेंटेंस में हम कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई खबर दे रहे हैं, फिर अगले सेंटेंस में या उसी सेंटेंस में हम एक हर्फ इल्लत लगा के उसकी वजह बयान करते हैं। लिहाजा अक्सर हम यूज़ करते हैं, लिहाजा। जैसे हम बोलते हैं कि अ, अ, हमारे अ, हमारे क्लास में 3 लड़के हैं, लिहाजा 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 मेहनत कशों की कमी है। ठीक है, लिहाजा। ठीक है ना, 3 बच्चे हैं, 3 ही लड़के हैं, उसकी वजह से मेहनत कशों की कमी है। ठीक है, उसकी वजह से, कमी होने की वजह से, 3 होने की वजह से ही कमी है। आप समझ रहे? हमारे पास मैन पावर की, मेहनत कशों की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि हमारे पास 3 ही लड़के हैं। तो ये लिहाजा आपका हर्फे इल्लत हो गया। इनबिसात, इनबिसात का मतलब ही खुशी के हैं, मसरत के हैं। इन अल्फाज के जो ये हरूफ की अक़साम है ना, इन हरूफ के अक़साम, इनके नाम में ही इनका जवाब है। वो अगर आपको हर्फ इनबिसात पूछता, अगर आपको पता है इनबिसात खुशी है, बस बाकी आपको सेंटेंस, आपको बस ये कीवर्ड देखिए, मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, ये कीवर्ड्स हैं। देखिए, आप अब इस उम्र पे आ गए हैं, इस स्टेज पे आ गए हैं लाइफ के, कि अब आप नोट नहीं बना सकते, डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं चल सकते आपके। देखिए, अगर आप इसके नोट बनाना शुरू कर देंगे, आप फिर एक किताब लिख देंगे। आप उर्दू किताब का नोट बनाएंगे तो और एक उर्दू किताब लिख देंगे।
ठीक है? मैं आपको नोट बनाने का तरीका अभी थोड़ा समझाऊँगा, पहले ये देख लेते हैं हर्फ़ इनबिसात क्या है? खुशी, मसर्रत या इंशरात के मौका पर बोले जाते हैं वाह वाह, आहा, ओहो, माशाअल्लाह, खूब, कमाल, बहुत, ठीक है? जैसे वाह वाह क्या शेर है, वाह वाह क्या शेर है, ठीक है? खुशी है इसमें, मसर्रत है या माशाअल्लाह। मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे माशा अल्लाह, माशाअल्लाह, वीर, अच्छे नम्रात से कामयाब हो गया, ठीक है? ये माशाअल्लाह आपका खुशी की बात है, ठीक है? तो खुशी के मौका पर, तहसीन के मौका पर ये जो हमारे हर्फ हैं, इनका इस्तेमाल हर्फ इनबिसात इनको कहते हैं, ठीक है? तो इसके बाद हमारा क्या है? हर्फ ताशिफ। हर्फ ताशिफ अफ़सोस या गम के मौका पर, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इनबिसात का उल्टा ताशिफ है, ठीक है? ऑपोज़िट है। हाय हाय, है, हैफ़, जैसे गालिब के कुछ मिसरे हैं, गालिब के कुछ मिसरे हैं, गालिब के कुछ अशार हैं जिनमें इसका इस्तेमाल हुआ है। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय, दर्द से मेरे है तुझको, ये गज़ल ही है। मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय, करारी, हाय हाय, क्या हुई ज़ालिम तेरी गफ़लत शिआरी, हाय हाय, ठीक है ना? तो क्या हुई ज़ालिम, पूरा शेर लिख देता हूँ। क्या हुई ज़ालिम, ज़ालिम तेरी गफ़लत शिआरी, गफ़लत शिआरी, हाय हाय, ठीक है? इसका मतलब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, गफलत शारी का मतलब देखिए, गफलत शारी का मतलब क्या होता है? मुझे अगले जब भी हमारा क्लास हो या जब भी हमारा इंटरेक्टिव सेशन हो, ये चीज़ें मैं आपसे पूछूँगा, गफलत शारी पूछूँगा या इससे पहले भी मैंने एक लफ्ज़ आप लोगों को बताया, ताहलील, ठीक है? उसके मतलब आप देखिए उसका उसका मफ़हूम क्या है, ठीक है ना? और उर्दू में 2 चीज़ें हैं, इसको ज़हन में रखिएगा। उर्दू में जो अल्फ़ाज़ हैं, अल्फ़ाज़ के हर बार 2 मानी होते हैं। एक उनके लग़वी माने होते हैं, लुग़वी माने होते हैं। ये आपको बार-बार आएगा, लुग़वी डिक्शनरी से है, लुग़त, लुग़त डिक्शनरी को बोलते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ़ेहरिज़ुल लुग़ात, लुग़ात, लुग़त की जमा लुग़ात है, ठीक है? और दूसरे इस्तिलाही माने होते हैं, इस्तिलाही मानी होते हैं, यानी जिसको हम कहें कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है, ठीक है ना? तो क्या हुई ज़ालिम तेरी गफ़लत शिआरी, हाय हाय! तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर जगह लिटरल मीनिंग मकसूद नहीं होता है। यानी लुग़वी माने मकसूद नहीं होते हैं। शायरी में तो ऐसा अक्सर होता है कि किसी एक लफ़्ज़ का इस्तेमाल है, मगर उससे मकसूद ये नहीं है कि जो उस लफ़्ज़ का असल मतलब है, जो डिक्शनरी में उसका मतलब है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम महजबीन कहते हैं अक्सर शायरी में, महजबीन का मतलब हो गया चाँद जैसे चेहरे वाला, मगर इससे मुराद इसका इसका लुग़वी माने जो है वो चाँद जैसे चेहरे वाला है। महजबीन या मतलब चाँद जैसी पेशानी वाला, चाँद जैसे माथे वाला, मगर इससे मुराद इसके इस्तिलाही मानी महबूब के हो सकते हैं,
ठीक है, माशूक के हो सकते हैं, यार के हो सकते हैं, खुदा के हो सकते हैं, तो इसके इस्तिलाही माने बदलते रहेंगे। तो वैसे ही चीज़ों के लुग़वी माने होते हैं और उनके इस्तिलाही माने होते हैं। तो हर्फ़ ताशिफ़ हमने देखा जो अफ़सोस या गम के मौका पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। हैफ़, वैसे गालिब का एक शेर है, हैफ़ इस चारा गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना, ठीक है। तो ये अफ़सोस के मौका पर हैफ़, सद हैफ़, अफ़सोस, सद अफ़सोस, हम अक्सर बोलते हैं, अफ़सोस, सद अफ़सोस कि वो दुनिया में नहीं रहा, है ना? अफ़सोस, सद अफ़सोस, तो ये एम्फेसिस देना है, एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हमारे पास है हरूफ इस्तदराक। देखिए ये जो हरूफ वाला पार्ट है आपके सिलेबस में टोटल 5 से 6 टॉपिक ग्रामर के हैं, ठीक है? जिनमें से आज 2 टॉपिक जो है वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक तो हरूफ के अक़साम, ठीक है? और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपके हरूफ अक़साम सारे जितने भी सवाल आपके हरूफ के अक़साम से बनते हैं वो सब हो जाएँगे, ठीक है? 10वीं जमात के लिए इतना काफ़ी है। और इसके अलावा जो डाउट्स इसमें रहेंगे या इसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगा वो हम जब हमारा इंटरैक्टिव सेशन होगा 1 टू 1 उसमें हम क्लियर करेंगे। और दूसरा जो हम करेंगे अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, वो भी 5 नंबर का सवाल आता है, उसको भी हम इसके बाद देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इन हरूफ की जो बाकी दीगर किस्में हैं उनको देखते हैं। हरूफ इस्तदराक, देखिए ये थोड़ा-सा टिपिकल है, थोड़ा-सा ध्यान से, है नहीं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझने की बात है। इस्तदराक के लुग़वी माने देखिए, लुग़वी फिर आ गया डिक्शनरी, लुग़वी माने लुग़वी माने बदी के बदले नेकी से देना, बदी के बदले का बदला नेकी से देने के हैं। इस्तिदराक का मतलब होता है कि आपके साथ कोई बदी करे और आप उसका बदला नेकी से, आपके साथ कोई बदी करे तो आप उसका बदला नेकी से दो, ठीक है? टिट फॉर टैट नहीं, ठीक है? गुड फॉर इविल यू कैन से, बुरे के लिए अच्छा रवैया इख्तियार करना, ठीक है? किसी बात की तलाफ़ी करना, मगर हर्फ़ इस्तिदराक वो हर्फ़ है जो पहले जुमले में आने वाले किसी शुबा को दूर करते हैं, किसी शुबा को दूर करते हैं के लिए दूसरे जुमले में इस्तेमाल हो। अच्छा, क्या जुमले में आने वाले किसी शुबा को दूर करने के लिए इस्तेमाल, को दूर करने के लिए इस्तेमाल हो। इस तरह आम तौर पर या तो पहले जुमले के कौल की मुखालिफत होती है या इसमें कुछ तगय्युर पैदा होता है, ठीक है? इसकी मिसालें क्या हैं? मगर, अगर, अगरचे, अलबत्ता, अला, बारे, बल्कि, पर, गो, लेकिन, यहाँ ये होगा गो, लेकिन, लेक, लेक जो है ये लेकिन का मुखफ़्फ़फ़ है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म यहाँ इसे लिखा भी है, लेकिन का मुखफ़्फ़फ़ लेक है। हाँ, वले, ठीक है ना? जैसे हम इसकी मिसालें देख लें अगर अ, जैसे इसकी हम मिसालें देख लें तो बल्कि, गो, लेकिन, वो 10 बजे आने वाला था, मगर, ठीक है? मगर हमारा कीवर्ड है, मगर वो नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है, मैं 2 जुमले यहाँ लिखूँगा, इनको थोड़ा-सा गौर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पूरा इस्तिदराक जो है ये समझ आ जाए, ठीक है? दूसरा जुमला मैं देख लेता हूँ वो 10 बजे आने वाला था, लेकिन वो 11 बजे पहुँचा, ठीक है? यहाँ लेकिन है, एक बार फिर चलते हैं पीछे, नज़र मारते हैं। लेकिन, लेक, ठीक है? मगर, हम 2 को मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ, ठीक है ना? मगर मैंने क्यों
दो अलग अलग जुमले क्यों लिए हैं मैंने, आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये दो स्टेटमेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाले किसी शुबा को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें या तो मुखालफत होती है या तो कुछ तगय्युर होता है। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं सर। इसका मतलब ये है, वो 10 बजे आने वाला था, यानी अब शुबा हो गया, कंफ्यूजन हो गया, शुबा मतलब शक हो गया कि वो आने वाला था, मतलब आया या नहीं आया। मगर मगर से मैंने वो शुबा को दूर करने के लिए मैंने मगर लगाया, ताकि मैं और ऐड ऑन करूं और इस शुबा को दूर करूं, जो शक पैदा हो गया इस सेंटेंस से उसको दूर करूं। मगर वो नहीं आया, ये सीधा मैंने नफी कर दी, मतलब वो आया ही नहीं, डिनाई ही कर दिया, वो आया ही नहीं वो बंदा। तो दूसरे हिस्से में क्या हो गया, दूसरे हिस्से में मुखालिफ, एकदम मुखालिफ, एकदम मुखालिफ हो गया, एकदम ऑपोजिट हो गया, मतलब आया ही नहीं वो बंदा। इसकी हम और मिसाल देख लेंगे, जैसे आ, उसको खाना खाना था मगर उसने नहीं खाया, उसने बिल्कुल ही नहीं खाया, मतलब एकदम ऑपोजिट हो गया। जो पहले हिस्से में था सेंटेंस के, उसको खाना खाना था, ही वॉज सपोज टू ईट इट बट ही डिडंट, उसने खाया ही नहीं, उसने खाना खाया ही नहीं, डिनाई हो गया। अब दूसरी मिसाल देखिए, इससे आपको समझ आएगा। उधर दो चीजें लिखी हैं, देख दो दो चीजें वहां की टर्म है, दो चीजें वहां की टर्म है। एक तो है मुखालिफ होना और दूसरा है तगय्युर होना। तगय्युर किसको बोलते हैं, इन अल्फाज का मतलब देख देख के आइए, डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सीख जाइए। 10वीं जमात के तलबा के लिए बहुत जरूरी है, आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और उर्दू की डिक्शनरी सिंपल है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी आप इस्तेमाल करते हैं वैसे उर्दू की डिक्शनरी भी इस्तेमाल होती है। बस ये है कि अल्फाज की तरतीब अलग होती है, वहाँ ABCD है तो यहाँ अलिफ बे है, ठीक है। तगय्युर हम चेंज को भी बोलते हैं, चेंज। डायनामिक होने को भी बोलते हैं, डायनामिक को भी बोलते हैं, डायनामिक को भी बोलते हैं। तगय्युर जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो, ठीक है, या चेंज हो जाए। इस वाले में क्या है, ये मुखालफत वाला केस है कि एकदम ऑपोजिट हो गया, नफी हो गई उस चीज की। मगर दूसरा केस जो है, जो हमारा तगय्युर वाला केस है, वो यहां है। यानी वो 10 बजे आने वाला था लेकिन वो 11 बजे आया, वो 11 बजे पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल। आया ना वो, मगर मतलब पहले सेंटेंस में जो बात कही है, पहले सेंटेंस में जो शुबा है उसका जवाब दिया गया है, मगर उसमें तगय्युर है, वो मुखालिफ नहीं है, वो एकदम ऑपोजिट नहीं है, वो उसका इनकार नहीं कर रहा है पहले पहले जुमले का कि वो हुआ ही नहीं, नहीं वो हुआ, मगर इट हैपेंड एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है। यानी तगय्युर आया उसमें, वो चेंज आ गई उसमें, ठीक है। इसको फिर एक बार हम पढ़ते हैं, यही एक ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है। इसरात के लघवी माने बदी का बदला नेकी से देना, किसी बात की तलाफी करना, मगर हरफ इस्तिद्राक, हाँ, इसका जो लुग़वी माने है वो ये है, किसी बदी का बदला नेकी से देने के हैं, ठीक है। मगर हरुफ के एतबार से हर्फ इज़राक वो हर्फ है जो पहले जुमले में आने वाले किसी शुबा को दूर करने के लिए दूसरे जुमले में इस्तेमाल हो, ठीक है, दूसरे जुमले में इस्तेमाल हो। इस तरह आमतौर पर तो पहले जुमले के कौल की मुखालफत होती है, या तो इसमें कुछ तगय्युर पैदा होता है, हो जाता है, या इसे महदूद कर दिया जाता है, महदूद भी कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे महदूद करने की भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, महदूद करने की भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको और क्लैरिटी से समझ आएगा। महदूद करना क्या होता है, महदूद किसको बोलते हैं, महदूद हद से निकला है, महदूद हद से निकला है, हद तो आप समझ आ गया होगा, लिमिट, लिमिट कर देता है स्कोप को, ठीक है। इधर देखिए इसके तीन केसेस हैं, या तो वो नेगेट कर देता है, एकदम नेगेट कर देता है, या तो वो चेंज कर देता है, या तो वो लिमिट कर देता है। इन तीन चीजों को जहन में रखिए, हरफ इस्तिद्राक की बात कर रहा हूं। नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, मुखालिफ, यानी वो आया ही नहीं, उसको 1 बजे आना था मगर वो आया ही नहीं, उसको कल आना था मगर वो आया ही नहीं, वो पहुंचा ही नहीं, मगर वो पहुंचा ही नहीं, लेकिन वो आया ही नहीं, यानी मुखालिफ हो गया, पहले जुमले का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। चेंज, चेंज मतलब हो गया तगय्युर,
ठीक है। और तीसरा आपका जो है वो है आपका महदूद, हदूद मुतय्यन करना। तगय्युर क्या होगा? तगय्युर होगा वो 1 बजे आने वाला था मगर वो 3 बजे आया। यानी चेंज आ गया, सेंटेंस में चेंज आ गया। इट एक्सप्लेन्स द चेंज इन द टाइम पीरियड। 1 बजे आना था वो आया नहीं, 3 बजे आ गया। वैसे ही महदूद, लिमिट, जैसे हमारी हमारी मुलाकात जैसे इसकी एग्जांपल मैं ले लूं, हमारी मुलाकात 3 बजे तक होनी चाहिए थी मगर वो 2 बजे चला गया। मैं सिंपल सेंटेंस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सेंटेंस समझने पे ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। आप हरूफ पे फोकस रखें अपना, ठीक है? मैं इसलिए सिंपल सेंटेंस, मतलब हमारी मुलाकात 3 बजे तक होनी चाहिए थी मगर ठीक है, वो 2 बजे चला गया। ठीक है, अब स्कोप लिमिट हो गया। मतलब हम 3 बजे तक मिलने वाले थे, हमारी बातचीत 3 बजे तक चलनी थी मगर अब 2 बजे तक ही हो गई। ठीक है? जैसे इसने शुबा पहले क्रिएट किया ना कि हमारी मुलाकात 3 बजे तक चलनी थी मगर इसका मतलब कुछ हुआ है, कोई शक तो है, कुछ तो हुआ है उसके अलावा। ठीक है? अ, और फिर उसको क्या किया, फिर उसमें इसने उसमें हदूद सेट कर दी कि 2 बजे तक हो गई, वो लिमिट हो गई, वो कम हो गई। मुझे उम्मीद है इसके बाद आपको हर्फ इस्तिद्राक समझ आ गया होगा। ठीक है? अगला देखते हैं, हर्फ ताकीद। ताकीद इतना तो पता ही होगा, इतना तो स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ताकीद का मतलब क्या है ना? ताकीद का मतलब क्या है? हमारे घर वाले हमें अक्सर ताकीद करते हैं, और जिस जमात में अभी आप हैं, बार बार सुननी पड़ती है, दिन में 5 बार भी सुननी पड़ती है। ठीक है ना? हाँ, ताकीद वो हर्फ है जो कलाम में ताकीद या जोर, नसीहत आमेज भी हो सकता है, ताकीद को हम नसीहत भी कह सकते हैं, और जोर का मफहूम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन हरगिज, जरूरी, बिल्कुल, जिन्हार। जैसे मुझे मीर का शेर याद आ रहा है, खानाए खानाए दिल से जिन्हार ना जा। जिन्हार, जिन्हार का मतलब होता है हरगिज। कौन ऐसे मकान से उठता है, ऐसे मकान से उठता है। ठीक है, ये मीर का शेर है, मीर तकी मीर। ठीक है, जिन्हार यानी हरगिज, कभी नहीं। ठीक है ना, जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे और मिसाल देख लेते हैं। हूबहू, जरूर, बिल जरूर, कभी भी, असलन। ठीक है, वो असलन ही खराब है, वो है ही खराब वो बंदा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि बिल जरूर। ठीक है, सरतापा, कभी भी, सरबसर, सरासर। ठीक है, सरबसर, फैज थी अपनी सरबसर मंजिल। देखिए, और एक शेर याद आ गया, सरबसर से याद आ गया, फैज अहमद फैज का एक शेर है, फैज थी अपनी सरबसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए।
ठीक है। सरबसर, सरबसर का वैसे मतलब लुगत में देखा जाए तो लगातार भी होता है, कंटिन्यूटी को भी सरबसर कहते हैं, बैक टू बैक होने को। मगर यहाँ जोर के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है और लुग़वी मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हर्फ़े ताकीद, यानी ताकीद, जोर, एम्फेसिस देने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनको हर्फ़े ताकीद कहते हैं। और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखें, तो जब आप इसकी डेफ़िनिशन लिखें, उस डेफ़िनिशन के बाद आप इसको किसी जुमले में इस्तेमाल करें और उस जुमले में इस्तेमाल करने के बाद आप लिखें कि इस जुमले में ये मगर का लफ़्ज़ जो है या इस जुमले में सरबसर का जो लफ़्ज़ है, वो हर्फ़े ताकीद है। हर्फ़े शर्त व जज़ा, हर्फ़े शर्त व जज़ा, हर्फ़े शर्त व जज़ा वो हर्फ़ हैं जो शर्त के मौका पर बोले जाएँ, हर्फ़ शर्त कहलाते हैं। हर्फ़ शर्त के बाद दूसरे जुमले में जो हर्फ़ लाए जाते हैं, उन्हें हर्फ़ जज़ा कहते हैं। मिसाल, अगर वो, हाँ देखिए मिसालें यहाँ लिखिए, अगर अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, तो ठीक है, अगर वो मेहनत करता तो कंडीशन लगा रहा है ना, शर्त लगा रहा है कि शर्त ये है, अगर वो शर्त, और देखिए इसे दो चीजें कही इसमें, शर्त के मौका पर इस्तेमाल तो होते हैं, मगर अमूमन दूसरा जुमला जो उसके बाद का जुमला होता है उसमें इसकी जजा भी दी जाती है, इसकी जजा के बारे में बात की जाती है। कहाँ है जाते हैं, इन्हें हर्फ जजा कहते हैं। ठीक है, जब वो आया तब मैं गया, जब वो आया ये कंडीशन है, तब मैं गया ये जजा है उसकी। इन मिसालों में अगर और जब हर्फ शर्त है, अगर और जब हर्फ शर्त है, ये और ये शर्त के हरूफ हैं कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा तभी ये होगा, और तो और तब ये हर्फ जज़ा है, ये और ये हर्फ जज़ा है। ठीक है, ये पीडीएफ्स आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूं, बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, पिन पॉइंट करना चीजें, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को फिर से पढ़िएगा, फिर देखिएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी डाउट होंगे वो हम क्लियर करेंगे आने वाले दिनों में। हर्फ मफाजात की बात करते हैं। हर्फ मफाजात के लुग़वी मानी अचानक या यकायक के हैं। अचानक सडन कोई चीज होने को कहते हैं, वो हर्फ जो सडननेस किसी चीज की एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हर्फ मुनाजात वो हर्फ हैं जो किसी अम्र के अचानक वाक़ा होने पर बोले जाते हैं। मिसाल यक बयक, यकायक, यकबारगी, दफ़अतन, इत्तिफ़ाक़न, नागाह, अचानक, नागहां। ठीक है, नागाह और नागहां एक सिमिलर है ऑलमोस्ट। ठीक है, अचानक, अचानक मेरे सामने वो आ गया, क्या मतलब है अचानक? अचानक का मतलब ही सडन है ना, अचानक वो मेरे सामने आ गया। या जैसे शेर देख लीजिए कि करे क्या कोई, करे क्या कोई, वो जो आए यकायक, यकायक, निगाहों को रोके, निगाहों को रोके, या दिल को संभाले। ठीक है, ये शायद फना बुलंदशहरी का शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मगर मेरा मकसद तो ये है, यकायक। करे क्या कोई, करे क्या कोई जो वो आए यकायक, ये अपने महबूब के बारे में बोल रहा है कि इंसान करे क्या जब वो दफअतन सामने आ जाए, इंसान करे क्या, निगाहों को रोके या दिल को संभाले। तो इस सडन सिचुएशन में इंसान क्या करे, मैं अपनी आंखों को रोकूं कि उसको देख ना सकूं, या उससे अपना फोकस हटा लूं, या अपने दिल को संभालूं, मेरा दिल भी बेचैन हो जाएगा, दोनों में से किसको संभालूं।
आप समझ रहे हैं? तो उस सडननेस का एहसास देने के लिए यकायक का इस्तेमाल किया है। या वैसे ही मुझे याद नहीं, हज़रत मोहानी का शायद शेर है ना, जो खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़अनन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़अतन। ठीक है? ये एक मिसरा है। और तेरा दाँतों तले उँगली दबाना याद है। तो मैंने एकदम से उसका पर्दा खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़अतन, मैंने पर्दे के कोने मैंने तेरा पर्दा अचानक से हटाया, एकदम से खींचा। और तेरा दाँतों तले उँगली दबाना याद है। वो शर्माने की बात कर रहा है शायर ऐसे तो, मगर दफ़अतन से वही अचानक जो है वो सडननेस की जो एहसास है वो दिलाने के लिए शायर ने इसको इस्तेमाल किया है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हरफ़े मफ़ाजात। ठीक है? अचानक वाक़या होने वाली। ठीक है? हमारा आखिरी जो कड़ी है हर्फ़ की, हर्फ़े बयान है। बयान, बयान का मतलब ही है एक्सप्लेनेशन। ये वो हर्फ़ है जो किसी भी जुमले या किसी भी इस्म की दीगर या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या मज़ीद मालूमात देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? इसकी मिसाल देख लेते हैं। उर्दू में अक्सर की मिसाल यूज़ होती है। ठीक है? उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। उस्ताद ने शागिर्द से क्या कहा उसकी तफसील के बाद है, सबक पढ़ो ये कहा, तफसील इसकी ये है। वैसे ही बाप ने बेटे से कहा कि मेहनत से काम लो, कि मेहनत से काम लो। ठीक है? तो एक की का इस्तेमाल या हम और मिसाल ले सकते हैं इसकी, जैसे उसने बोला है कि वो आएगा। ठीक है? माँ ने कहा है कि खाना खा लो। ठीक है? कि का इस्तेमाल हो रहा है। तो उर्दू में अक्सर कि का इस्तेमाल होता है हर्फ बयान के ज़िमन में। ठीक है? मुझे उम्मीद है हरूफ की जो अक़साम है ये सब आपको समझ आ गए होंगे। हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इन चीज़ों का। ठीक है? हरूफ के बयान से लेकर हरूफ के अक़साम में इन डिटेल जो हमने बात की आज। ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं हरूफ का बयान। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हरूफ पार्टिकल्स को कहते हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है ना? और कलमा, किसी भी बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। हर्फ वो कलमा है जो ना किसी शख्स, ना इस्म है, ना फ़ाइल है, ना मफ़ऊल है। इनमें से कुछ नहीं है। ना ये वर्ब है, ना ये नाउन है, ना ये प्रोनाउन है, ये कुछ नहीं है। ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका इंडिविजुअली, अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है। बट इट बिकम्स relevant, it becomes meaningful when it is connected to the other parts of the sentences, that is a noun, pronoun, verb. ठीक है? एडजेक्टिव, उन सब चीज़ों को मिला जब उन जो चीज़ों के साथ मिलता है तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग। ये अपनी मानी ज़ाहिर करता है। उससे पहले इसके कोई मानी नहीं होते बज़ाहिर। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल पहले ही आपको कही, ज़ाहिर होता है अपने अलग कोई मानी रखता हो, ना ही अपने अलग कोई मानी रखता हो, ना ही कोई अपने अलग मानी रखता हो। अच्छा रखता हो, बल्कि ये मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाता और उनके साथ मिलकर बामानी बनता है ना? जो मैंने वही बात कही। जैसे हमने मिसाल लिखी थी कि नमाज़ी मस्जिद में है, मैं, इसमें हरूफ है। ठीक है? हरूफ की एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे खाना मेज़ पर है ना? मेज़, इसमें खाना
भी इसमें, मेज़ इसमें, लगा वर्ब है। इन दोनों को इनको जोड़ रहा है, जोड़ने वाला जो काम कर रहा है वो पर है। जैसे पर का कोई ज़ाहिरन कोई मतलब नहीं है। पर का मतलब ठीक है विंग होता है, मगर पर का कोई मतलब नहीं है। ऑन कहते हैं पर को, ठीक है ना? ऑन का कोई मतलब, ऐसे तो आप खाली पर बोलोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या पर, है ना? खाना मेज़ पर रख, है ना? तो अब समझ आ रहा है कि ऐसा इस पर, ये पर अब सेंस कर रहा है कि इस पर का मतलब क्या है। इंडिविजुअली इसका कोई मतलब नहीं है। किताब बस्ते में है, ये हमने मिसालें देखी, ठीक है? ये मैं आपको अस्मा की ये मतलब हर्फ़ जार हमने पहला देखा। हर्फ़ जार में हमने क्या देखा? अस्मा और अफ़आल को जोड़ता है, यानी नाउन। लिख देता हूँ मैं यहाँ। अ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक जार जो है ये नाउन और वर्ब को जोड़ता है, ठीक है? हर्फ़ जार जैसे मैं से पर तक, ठीक है? अ, मैं दिल्ली तक गया। गया फ़ैल है, ठीक है? दिल्ली तक जो है ये जोड़ रहा है। मैं ज़मीर है, ठीक है? इसमें ज़मीर है ये, ठीक है? दिल्ली तक गया, तक से जुड़ रहा है, ठीक है ना? ये हर्फ़ जार हो गया। हर्फ़ इज़ाफ़त, जैसे मैंने आपको बोला इज़ाफ़त को आप मुज़ाफ़ से याद रख लीजिए। कोई चीज़ और वो किसकी चीज़ है, उसको उन उन दोनों को हम इसमें मैंने शायद अगले स्लाइड में लिखा हो। हाँ, ये इज़ाफ़ा की तरकीब इज़ाफ़त लिखी है मैंने। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की बात की थी मैंने। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की बात की थी। बाहमी ताल्लुक बताता है कि कोई चीज़ है और वो किसकी चीज़ है, ठीक है? तो उसके लिए जो हम हर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, जो 2 वर्ब्स या 2 नाउन्स के आपस के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करे, उनके आपस के रिश्ते को एक्सप्लेन करे, उसको हर्फ़ इज़ाफ़त कहते हैं, ठीक है? जैसे का, की, के, हाँ? मेरी किताब, ठीक है? राम का कलम, राहुल का पेंसिल, ठीक है? विकास का साइकिल, ठीक है? ठीक है? ये का, की का इस्तेमाल जो है ना, ये आपके अभी जो जुमलों का इस्तेमाल है उसमें भी आने वाला है, ठीक है? आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको ये समझाया। उसके बाद हर्फ़ अत्फ़ हो गया। हर्फ़ अत्फ़ वो है जो अस्मा या जुमलों को मिलाते हैं। यहाँ स्लाइट डिफरेंस है हर्फ़ जार और हर्फ़ अत्फ़ में जो है ना हल्का हर्फ़ इज़ाफ़त और हर्फ़ अत्फ़ में हल्का-सा डिफरेंस है। ठीक है? वो अस्मा और अफ़आल को जोड़ता है, वो नाउन और वर्ब को जोड़ता है, जबकि यहाँ पर नाउन लिख देता हूँ और सेंटेंस। जैसे जैसे राम और श्याम ने खाना खाया। राम और श्याम ने खाना खाया, और इसमें हर्फ़ अत्फ़ होगा। या वैसे ही अ, आयशा ने खाना खाया और सो गई। 2 जुमले जुड़ गए, ठीक है ना? जुमले 2 सेंटेंसेस हैं, 2 कलमे नहीं हैं, आप 2 इस्म नहीं है, 2 सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं। सेंटेंस किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट मेक्स कंप्लीट सेंस समवेयर, ठीक है? जैसे खाना खाया, आयशा ने खाना खाया। आयशा को भी हटा दोगे तो खाना खाया इट मेक्स सेंस कि खाना खा लिया किसी ने। आयशा ने खाना खाया और फिर सो गई, ठीक है? और फिर जो है, या और सो गई, ठीक है? और फिर दोनों जो है कहीं न कहीं हर्फ़ अत्फ़ की मिसाल है, ठीक है? यहाँ फिर भी है जैसे, ठीक है ना? और फिर सो गई। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हर्फ़ इस्तिफ़हाम अगला था हमारा। हर्फ़ इस्तिफ़हाम जो मैंने बोला कि इट्स फॉर द क्वेश्चन, इस्तिफ़हामिया जुमले जिनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जो आपसे कुछ पूछ रहे होते हैं, क्यों, कैसे, किस तरह, हाँ, क्यों कर हुआ, ठीक है? उम, एक और शेर देख लीजिए इसके इसके इस्तिफ़हाम के कॉन्टेक्स्ट में मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि तेरे दिल में तेरे दिल में गर न था गर, हाँ?
ये अब अजीब बात है। गर जो है अगर का मुखफ़्फ़फ़ है, ठीक है? इट्स अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अगर। तेरे दिल में गर न था आशूब गम का हौसला, आशूब गम का हौसला, देख रहे हैं? आशूब गम, यहाँ इज़ाफ़त आ गई, ठीक है? ये देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ग्रामर वाला पार्ट है ना, दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑनेस्टली। ये आपके लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। जब हम किताब पे आएँगे, जब हम निसाब की जो किताब है उस पे आएँगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि शायरी से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, ठीक है? मुझे बहुत शौक है शायरी पढ़ने का, समझने का, नए-नए मानी समझने का शायरी के, या उसके अलावा जो नस्र है, नस्र की जो किताबें हैं, नावल हो गया, अफ़साने हो गया, मैं ज़ाती तौर पे बहुत क्लोज़ हूँ इन सब चीज़ों से। उर्दू से मेरा काफ़ी क्लोज़ रिश्ता है, और मैं आपके लिए उर्दू इतनी सहल, इतनी आसान बना दूँगा कि आपको मज़ा आएगा। जैसे खुशवंत सिंह कहते हैं कि अगर आपको उर्दू करनी है, उर्दू सीखनी है तो मोहब्बत कीजिए, और अगर आपको मोहब्बत करनी है तो उर्दू सीखिए। तो हम दोनों चीज़ें करेंगे, हम उर्दू भी सीखेंगे और साथ-साथ बाकी चीज़ें भी सीखेंगे। तो तेरे तेरे दिल में गर न था आशुबे गम का हौसला, ठीक है? तूने क्यों की थी, तूने फिर तूने फिर क्यों की थी मेरी, तूने फिर क्यों की थी मेरी गमगुसारी, हाय हाय गुसारी, हाय 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 हाय। अब मुझे बताइए हाय हाय कौन सा हर्फ है ना? ये शेर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस शेर का मतलब भी देखिए। जैसे आशूब गम का मतलब क्या होता है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अलबत्ता ये मैं बता दूं कि ये क्यों है, आ गया, तो ये क्यों आपका हर्फ है, इस्तिफहाम है, क्योंकि इस मिसरे के एंड पे क्वेश्चन मार्क है भी वैसे, ठीक है? ये इस्तिफहाम या हरूफ है। और ये बाकी ये हाय हाय मुझे आप बताइए अगली क्लास में, ये हाय हाय कौन सा हरूफ है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हर्फ तहसीन जो आपको मैं बताया था, तारीफ हो किसी की, हाँ, किसी को अपलॉड करना हो तो उसके लिए हर्फ तहसीन का इस्तेमाल होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हाँ, कमाल, ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है? ये हर्फ तहसीन की मिसालें हैं, और इसकी मिसालें जहाँ लिखी हुई हैं, ये आपको पीपीटी मिल जाएगा। इनकी जो मिसाल हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, और मुझे दिखाइए जब जब भी हमारा इंटरैक्टिव सेशन अगला होगा, ठीक है? हर्फ नफ़रीन, किसी की नफ़रत, मलामत में कहीं जाए, ठीक है? लानत हो, तौबा तौबा, ठीक है? अल्लाह ना करे, ठीक है? या फटकार, हक़ थू, तुफ़, तुफ़ भी बोलते हैं, तुफ़ ज़्यादा मुहज़्ज़िब है। ए आसमान तुफ़, तेरी वुसअतों पे तुफ़, ठीक है? किसी शायर का के शेर का मिसरा उला है, मुझे याद आ गया। तो तुफ़ का लफ़्ज़ जो है वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये हर्फ़ नफ़रीन हो गए। हर्फ़ निदा, जैसे मैंने पहले बोला था, निदा का मतलब होता है आवाज़ देना, सदा देना, किसी को बुलाना, पुकारना, ठीक है? तो हर्फ़ निदा वो हरूफ़ है जो आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐ दोस्त, हमने तेरे तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी-कभी। ऐ दोस्त, ओ जाने वाले, हाँ, ओ जाने वाले, ठीक है? या अरे, अबे जो है हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में अक्सर, ठीक है? अबे ओ, ठीक है? ये हर्फ़ निदा है, किसी को बुलाने के लिए, किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या किसी को आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर्फ़ तशबीह, तशबिया, जो मैंने आपको बोला था, तशबीह का मतलब कंपैरिज़न है, जो 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करे, जैसे जैसा, सा, हाँ, जिस तरह, हुँ, ज्यूँ-ज्यूँ, ठीक है? ज्यूँ-ज्यूँ इल्म बढ़ेगा, इंसान की अक्ल वसी होगी। ज्यूँ-ज्यूँ, जैसे-जैसे, ठीक है ना? या हूबहू, वो हूबहू मेरे जैसा है, हाँ? वो या जैसा या ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हूबहू मुझसा है, हाँ? वो हूबहू मुझसा है, कहते हैं हम। या सूरत देखा जाए तो यहाँ देखिए, वो दीवानों की सूरत, दीवानों की सूरत फिरता है। दीवानों की सूरत मतलब जैसे, तरह,
दीवानों की तरह, ठीक है। तो ये हम आपका हो गया हर्फ तशबीह। हर्फ तशबीह के बाद हमारा है हर्फ इल्लत। इल्लत में आपको तो तालील से निकला है। तालील का मतलब या इल्लत का मतलब होता है वजह बयान करना, ठीक है, किसी चीज़ की वजह बयान करना। कोई चीज़ एक जुमले में आई कि ये चीज़ हुई, तो अगले जुमले में उसकी वजह बताएगा कि ये किस वजह से हुई, ठीक है। जैसे हम कहें तो रहीम के कम नंबरात आए क्योंकि उसने पढ़ा नहीं, ठीक है। राम अच्छे नंबरात से पास हो गया क्योंकि उसने दिन रात मेहनत की, ठीक है। तो ये क्योंकि का लफ्ज, क्यों, ताकि, हाँ, अ, चनाच, लिहाजा, बाइस, ठीक है। बाइस, बाइस हम बोलते हैं बास या बाइस, अक्सर लोग पढ़ते हैं उसको। बाइस का मतलब होता है वजह, ठीक है। तो हर्फ इल्लत वो है जो क्या है, सबब, वजह या इल्लत को जाहिर करे, किसी बात की सबब, किसी बात के सबब को, किसी बात के होने की वजह को एक्सप्लेन करे, उन हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरूफ इनबिसात। इनबिसात मैंने आपको फिर से बोला था, इनबिसात से याद रखिए, इनबिसात का मतलब होता है खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस। तो ये उस मौका पर इस्तेमाल करते हैं जब इंसान खुश हो और मसरत का मौका हो, ठीक है। जैसे वाह वाह, क्या शेर है, हाँ, आहा हा, आहा हा, क्या बात है, आहा हा, हम बोलते हैं। कुछ मतलब है आहा हा का? नहीं, कोई मतलब नहीं है। आहा हा का कोई मतलब नहीं है बज़ाहिर, इसलिए तो ये हरूफ है, आप समझ रहे। आहा हा बस ये हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें मजा आ रहा है, ओ हो खुशी हो गई, क्या गाया है, वाह वाह वाह, क्या गाया है, आप समझ रहे हैं? तो ये हर्फ इनबिसात हैं, खुशी के मौका पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हर्फ ताशिफ, ठीक है, ये अफसोस जो मैंने कहा था ये इसके ऑपोजिट है। जो मैंने आपको वो भी गालिब का शेर कहा था, उसमें हाय हाय जो है वो हर्फ ताशिफ है असल में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखिए और इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम पास करना है, पास हो जाना है, आगे बढ़ना है, निकल जाना है, 11वीं में चढ़ जाएंगे। आगे दौड़ पीछे छोड़ से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मजे लीजिए। देखिए आप अभी 10वीं जमात में, आप जब 11वीं में होंगे ना, तब आप ये अफसोस करेंगे कि काश मैं 10वीं में ही होता। वक्त गुजर जाता है, चीज़ों को इस तरह चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। नंबरात तो आपके अच्छे आ ही जाएंगे, जब आपने चीज़ें अच्छे से समझी होंगी, आप उनको उतना अच्छे से लिख पाएंगे, उतना अच्छे नंबरात आपके आ जाएंगे। तो नंबरात के पीछे भागने के से अच्छा है कि आप समझने के पीछे भागिए, ताकि नंबरात खुद आपके पीछे भागे, ठीक है। हमारा ये कोर्स पर्टिकुलरली फोकस ही बैक बेंचर्स पे कर रहा है कहीं ना कहीं, हाँ, उन 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 तलबा पे फोकस कर रहा है जो क्लासरूम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिनको क्लासरूम में सीख नहीं पाते, जिनके पास ये वक्त बचा हुआ है जो आखिर में आप कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन 40-45 दिन जो है मैं कवर करें और आप बाद में उनको रिवाइज भी कर सकें। तो अफसोस और गम के मौका पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, हैव, ठीक है। आह, गालिब का शेर देख लीजिए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, उम्र असर होने तक। सबने सुना होगा ये शेर वैसे तो, मुझे लगता है। अगर आपने ड्रामा देखा है खुदा और मोहब्बत, हाशिम नदीम का लिखा हुआ नावल है दरअसल, उसके ऊपर एक हमारे जो हमसाय मुल्क है वहाँ एक ड्रामा बना है जिसका नाम खुदा और मोहब्बत है, वो देखिए, ठीक है। ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी है, उर्दू उर्दू का तालिब इल्म होने के साथ-साथ ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। नावल, ड्रामा, ये क्या चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, यहाँ वैसे लुग़वी माने में आह लिया गया है, मगर आप इसको ताशिफ़ के ज़िम्न में भी देख सकते हैं कि हर्फ़ ताशिफ़ भी है। ये अफ़सोस की बात कर रहा है। देखिए ना उस आह से तासीर ही कैसी हो गई है शेर का, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अफ़सोस हो रहा है, पहले ही इंसान को बेवजह ही, आपको समझ आ रहा हो शेर या ना आ रहा हो, मगर अफ़सोस आपको ज़रूर होगा कि शायर के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। तो ये अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल है, इसीलिए शायर शायर है। अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल जो है वो निहायत ज़रूरी है। ठीक है? जब हम ज़बान की बात करते हैं या लिटरेचर की बात करते हैं। वैसे हर्फ़ इस्तिदराक, ठीक है? ये बड़ा टिपिकल था, इसको आप स्पेसिफिकली लिख लीजिए। बाकी आपको देखिए जब आपके पास सवाल आएगा ना, आपको वर्ड से ही मुझे इतना भरोसा ज़रूर है
कि जैसे ही आप लफ्ज देखेंगे ना कि हरूफ का कौन से किस्म की बात कर रहा है, आपको ऐसे क्लिक हो जाएगा, ऐसे क्लिक हो जाएगा कि आपको इसका मतलब क्या है, क्योंकि उस लफ्ज के मतलब में ही उसका उसकी जो तारीफ है वो पिन्हा है, ठीक है ना। तो हरफ इस्तदराक, इस्तदराक का मतलब क्या है, बदी का बदला नेकी से देने के हैं बज़ाहिर तो, मगर जब हम इसको जुमलों के एतबार से देखें या हरूफ के एतबार से देखें तो क्या है, ऐसे हरूफ हैं जिनमें पहले जुमले में अगर कोई शुबा हो, जिन पहले जुमले में कोई शुबा आए, उसकी जो तफसीर है उसको उसको दूर करने के लिए अगले जुमले में जो हरूफ आता है उसको हर्फ इस्तदराक कहते हैं, ठीक है, हर्फ इस्तदराक कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसकी मिसालें ली थी, देख लेता हूँ। हाँ, देखिए, इसमें अब 3 सिनेरियोज़ हैं। हर्फ़ इस्तिदराक में 3 सिनेरियोज़ हैं, जैसे हमने बात की थी। एक है कि मुखालिफ जो दूसरा हिस्सा है, जुमले का दूसरा हिस्सा जो है, या तो वो बिल्कुल मुखालिफ होगा, यानी मतलब वो पहले जुमले में जो शुबा आया है, उसके बिल्कुल मुखालिफ है। वो आने वाला था मगर वो नहीं आया, ठीक है? यानी मुखालिफ हो गया, एकदम नेगेट हो गया कि वो आने शुबा था कि वो आने वाला है, मगर वो आया ही नहीं। ठीक है, तो मुखालिफ हो गया। दूसरा केस जो है हमारा, दूसरा सिनेरियो है, उसमें हम तगय्युर देखते हैं। वो 8 बजे आने वाला था मगर वो 9 बजे आया, तो तगय्युर हो गया, मतलब पहले वाला जो शुबा था उसके कंटेक्स्ट में जो दूसरे जुमले में है, हमने उस चीज को चेंज कर दिया, जो सिनेरियो था उसको चेंज कर दिया, उसमें एक चेंज आ गया। 8 बजे आने वाला था मगर 9 बजे आया, तो 8 से 9 का चेंज आ गया ना, देयर हैपेंड चेंज ना। वैसे ही आखिर में जो है महदूद है, महदूद है मतलब हद कर दिया। हम 2 घंटे बैठने वाले थे मगर हम 1 ही घंटा बैठे, मगर आपका हर्फ़े इस्तदराक आएगा इसमें, ठीक है? मगर हम 1 घंटा बैठने वाले थे मगर हम 30 ही मिनट बैठे, ठीक है? हम 1 घंटा बैठने वाले थे मगर हम 10 मिनट ही बैठे, ठीक है? हम 1 घंटा बैठने वाले थे जो है, इसका मतलब ये शुबा आ रहा है ना, शुबा का मतलब लिख लीजिए, शुबा का मतलब होता है शक, शुबा मतलब हो गया शक, डाउट, डाउट मतलब वो आए या ना आए, वो हो या ना हो, उसमें एक डाउट हो, पहले सेंटेंस में डाउट हो, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई थी। फैज थी अपनी सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। हर्फ ताकीद, हर्फ ताकीद कौन से हैं? ताकीद का मतलब ही है नसीहत, ताकीद करना, हाँ, जोर देना, एम्फेसाइज करना। जैसे इसकी मिसालें, हर्फ ताकीद की मिसालें क्या है? जरूर, जिनहार, हरगिज, जिसको हम बोलेंगे हरगिज नहीं, या हरगिज का भी इस्तेमाल होता है। आप ऐसा कर रहे हो, हरगिज ऐसा मत करना। सरबसर, इसकी मिसाल मैंने लिखा था, फैज थी अपनी सरबसर मंजिल। सरासर ऐसा ना हो, हाँ, सरासर भी ऐसी गलती मत करना। आप वहां जा रहे हो मगर सरासर ऐसी बात मत करना, हरगिज ऐसी बात मत करना, ठीक है। जिनहार ऐसी बात मत करना, जिनहार ये मत कहना, जिनहार ये मत कहना। तो ये जो ताकीद है, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरफे ताकीद, ठीक है। हरफे शर्त जजा, शर्त से ही समझ आ रहा है, मैंने आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि अल्फाज, अल्फाज पे बिटवीन द लाइंस पढ़ने की पूरी कोशिश करिए, अल्फाज पे फोकस करिए, इस लफ्ज का मतलब क्या है। शर्त और जजा, जजा हम बोलते हैं बदले को, बदला, जिसको हम बोलेंगे रिवॉर्ड, ठीक है ना। शर्त और जजा ये कंडीशन हो गई, कंडीशन और रिवॉर्ड अंग्रेजी में कहें तो पहले जुमले के पहले हिस्से में हम शर्त रखते हैं, और अमूमन उसका जो अगला जुमला होता है उसमें उसकी जजा पोशीदा होती है, यानी हर्फ जजा का इस्तेमाल करके हम उसकी जजा कहते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल, मिसाल मिसाल के तौर पर, अ, अगर वो मेहनत करता तो वो कामयाब हो जाता। अगर वो मेहनत करता तो वो कामयाब हो जाता, अगर शर्त है, तो अगर अगर वो मेहनत करता, ये शर्त है ना कि मेहनत करना शर्त है, तो क्या उसका रिजल्टेंट क्या होता, उसकी जजा क्या होती, वो कामयाब हो जाता, ठीक है। या वैसे ही जब वो आया तब मैं निकला, जब वो आया यानी शर्त है, जब भी वो आया, ठीक है, तब मैं निकला, उसका रिजल्टेंट क्या हुआ, मैं तब निकल गया, उसके आने के बाद मैं चला गया, ठीक है। या
इन मिसालों में जैसे हमने पहले भी बात की, जो जब और अगर है ये शर्त है, और ये तब और तो जो है वो हर्फ़े जज़ा है। हुँ? उसका रिज़ल्टेंट है। ये एक्शन रिएक्शन वाली बात है। ठीक है? एक शर्त है और उसका फिर रिएक्शन है कि उस शर्त को पूरा करोगे या ना करोगे, उससे क्या जज़ा निकलेगी। ठीक है ना? हर्फ़ मफ़ाजात मैंने बताया कि अचानक आने वाले जो अगर हमें अचानक कोई चीज़ पेश आती है, उसको ज़ाहिर करने के लिए, है ना? मानी अचानक या यकायक के हैं, किसी अम्र का अचानक वाक़ा हो जाना, किसी वाक़ये का अचानक पेश आना, किसी हरकत का अचानक हो जाना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर्फ़ मफ़ाजात का। हर्फ़ मफ़ाजात की मिसाल यकायक, हाँ, यकलख्त, हाँ, अ, यकदम, हाँ, हम कश्मीरी में अक्सर बोलते हैं यकदम कुर्तिम, है ना? वो यकदम यहीं से आया है। यकदम, एक बार में, यकदम दराअत मिज़दू, एकदम से वो चला गया, एकदम से निकल गया, ठीक है? या एकदम उर्दू में तो ऐसे ये बिहार और यूपी के इलाके में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि एकदम से वो उठ गया। तो एकदम हर्फ़ मफ़ाजात की एग्ज़ाम्पल है। ये सारे जो हरूफ है ना, ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़बानों में इस्तेमाल करते हैं। आप रोज़मर्रा जो उर्दू कहते हैं ना, रोज़मर्रा जो उर्दू बोलते हैं, उसमें आप पै दर पै इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? ये बस बात नोटिस करने की, आप जब अब जब आपने इन डेफिनिशंस जान ली हैं, आपने इनकी तारीफ़ें जान ली हैं, अब आप जब कहेंगे ना, तो आप उनको दिमाग में रख के महसूस करिए कि ये कौन-सा हरूफ था जो मैंने अभी बोला। हुँ? ये तहसीन था, ये इस्तिफ़ामिया था, ठीक है? ये जार था, ये अत्फ़ था, ये मफ़ाजात था, ये ताशिफ़ था, ठीक है ना? तो ये अब इन की टर्म्स को अपने दिमाग में, ताशिफ़ क्या है? या अपना देखिए, याद करने का तरीका क्या है? एक तरीका है एक्टिव रिकॉल। आप चीज़ों को मतलब आपने अभी लेक्चर देखा, अब आप 2 घंटा बाद जाइए, 2 घंटा बाद आप कुछ कर रहे हैं, तो आप याद करिए कि ताशिफ़ मैंने एक लफ़्ज़ पढ़ा था। क्या मतलब है ताशिफ़ का? या मैंने इल्लत पढ़ा था, इल्लत का मतलब क्या है? खुद को याद दिलाने की कोशिश करिए। एक्टिव रिकॉल की जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत मदद करने वाली है ज़िंदगी में। अचानक, यकबायक, ठीक है? ये इसकी मिसालें हैं। मैंने इसकी एग्ज़ाम्पल भी दी, करे क्या, उसने बोला है कि वो आएगा। मैंने कहा कि अच्छा, ये हर्फ़ बयान की मिसाल है। हर्फ़ बयान हमारा आखिरी है। हर्फ़ बयान जो मैंने आपको कहा कि वज़ाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है, जब हमें किसी चीज़ की, किसी जुमले की और वज़ाहत करनी हो, ठीक है? बाप ने कहा कि खाना खाओ, माँ ने कहा कि सो जाओ, के का इस्तेमाल अक्सर उर्दू में कि का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? यहाँ लिखा भी है मैंने। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है। इनको आप और ये करिए। मैं इससे इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं आपको आपसे बात कर रहा था, ये जो पीपीटी है ना, इस पीपीटी का अगर आप नोट बनाएँ, या अगर आप कलम और कॉपी लेके बैठे हैं जब ये लेक्चर हो रहा है, ठीक है? जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, देखिए मैंने, अगर आपने पीछे मेरी स्लाइड्स देखी होंगी, मैंने अगर हाइलाइट किया है ना चीज़ों को, वो किस लिए किया है? ये जो कीवर्ड्स हैं, जिनको अंग्रेज़ी में कीवर्ड्स कहते हैं, या हरूफ-ए-इल्लत भी कह सकते हैं आप इनको। इल्लत इशारा देने वाली चीज़ें हैं। इनसे पूरा, जैसे मैंने, अगर मैं खाली ये लिख दूँ ना, हर्फ़-ए-मफ़ाजात, हर्फ़-ए-मफ़ाजात और एरो बना के मैं बस ये लिख दूँ कि अचानक, यकायक, यकायक, या इससे ज़्यादा अंग्रेज़ी में लिख दूँ सडननेस, ठीक है? या स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है? बस हर्फ़ मफ़ाजात लिखा, एक एरो बना के अचानक लिख दिया और नीचे अंग्रेज़ी में लिख दिया। इतना काफ़ी है, इतना नोट काफ़ी है आपके लिए। या जैसे तहसीन लिख दिया, तहसीन लिख दिया, इसके एरो करके तारीफ़ लिखा कि ये तारीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, या इसको ब्रैकेट करके लिख दिया एप्रिशिएश एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, बस
अब आपको क्या चाहिए? अब बाकी जो इस सेंटेंस के पार्ट हैं, जैसे वो हरूफ है, ठीक है? जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो तहसीन के लिए, जो तारीफ़ के लिए इस्तेमाल के मौका पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी मिसालें आप बयान करते हैं, ठीक है? आप जुमले 2-3 लिखते हैं, उन 2-3 जुमलों में लिखने के बाद आप कहते हैं कि इस जुमले में ये पार्ट जो है ये हर्फ़ तहसीन है, ठीक है? तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं आपके लिए जो नोट मेकिंग का प्रोसेस है ना, वो आसान बनाना चाह रहा हूँ। जितना आप, जो मैंने पहले भी बात बोली थी, रफ्ता-रफ्ता जितना आप आगे बढ़ते जाएँगे ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा नोट्स डिस्क्रिप्टिव बनाने की जो गुंजाइश है, वो कम होती जाएगी। उतना आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं बना पाएँगे, और पर्टिकुलरली जब आप आर्ट्स की या ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं, तब तो नोट बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि आप नोट बनाने बैठेंगे, आप फिर से एक किताब छाप देंगे। आप दूसरी किताब लिख दोगे, आप 100 पेज का 100 पेज लिख दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सब लिखने लायक है। तो इसीलिए कीवर्ड्स का होना ज़रूरी है, जिसको इनको मैं कीवर्ड्स कहूँगा। ये कीवर्ड्स हैं। यानी इनको समझ लिया, इन पे नज़र पड़ गई, तो आपको जो अ, उन्वान है या जो मज़मून है, उसके बारे में ऑलरेडी चीज़ें समझ आ जाएँगी। जैसे मैंने लिखा हर्फ़ मुफ़ाजात और मैंने लिखा अचानक, तो मुझे समझ आ गया कि ये वो हर्फ़ है जो जब कोई चीज़ अचानक हो जाती है, तो उस टाइम इस्तेमाल होते हैं। जैसे यकायक, हुँ? अ या यकलख्त, यकदम, ठीक है? वैसे हर्फ़ तहसीन है, मुझे पता है तारीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, वाह वाह! सुभान अल्लाह! अरे वाह! हर्फ़ ताशिफ़ है, मुझे पता है वो अफ़सोस के लिए, ताशिफ़ लिखा मैंने, फिर मैंने अफ़सोस लिखा, या गम लिखा, फिर मुझे पता है हाय हाय! अल्लाह रे! हाँ, हैफ़, अफ़सोस, सद अफ़सोस, ठीक है? बस इतना, ये 3 चीज़ें लिखी, मतलब एक लाइन में ये खत्म हो गया। इसकी मैं मिसालें भी लिख दूँ अगर, वाह वाह! या अ, अरे वाह! ये जो मैंने मिसालें लिखी, खत्म। ये हर्फ़ तहसीन, इसको मैं आप 4-5 लाइनों में लिख सकता हूँ। यानी ये मेरे 2 नंबर सिर्फ़ 1 लाइन में आ गए। ठीक है ना? इसको जब आप फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे, तब आप इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, ये देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब क्लोज़ एग्ज़ाम जितना होता है ना, उतना रिवाइज़ करना मुश्किल होता है। तो मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई हैं, मैंने बनाई इसीलिए हैं कि इनमें से आप सिर्फ़ कीवर्ड्स उठाएँ, मिसालें उठाएँ, ठीक है? और एक बार में लिख दें, एक कॉपी में एक सर्कल बना दी, उसमें हर्फ़ का नाम लिखा, उसका जो हर्फ़ इल्लत है, जो उससे मंसूब है, ठीक है? यानी जो उसका मतलब है, जिससे एक लफ़्ज़ से आपको इसका मतलब याद आ जाएगा। वो एक हर्फ़ लिख लिया और एक एग्ज़ाम्पल लिख ली। बाकी उसको एक्सप्लेन करने की सलाहियत आपके अंदर 10वीं जमात के तालिब इल्म की हैसियत से होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ मैंने मैंने भी कोशिश की है, इन नोट्स में आप जब पढ़ेंगे, मैंने इनमें कोशिश की है कि इनमें कम से कम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कम से कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हों, जो सीधा-सीधा सेंटेंस हो, छोटे-छोटे सेंटेंसेस हों और सीधा-सीधा हों, जिसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ना पड़े। तो हरूफ की ये जितनी भी किस्में थी, इनको हमने देखा, ठीक है? इन पे हमने बात की। इसके अलावा इन पे हम सवाल बनाएँगे, ठीक है? हर हर 14 दिन, हर 15 दिन पे आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है? इसमें मैं सवाल भी बनाऊँगा। इस पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। इसको आप रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? इससे आप नोट बना लीजिए, शॉर्ट हैंड नोट्स बना लीजिए। बाकी वीडियो में मैंने कोई और मालूमात दी है, तो उसको आप राइट डाउन कीजिए, उसको लिख लीजिए अपनी जगह। बाकी हमारा हर सैटरडे इरादा है, हर सैटरडे या हर संडे या हर फ्राइडे को एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। वो आपको बता दिया जाएगा कि कब होगा। मेरा आपका और मेरा भी होगा, और बाकी फैकल्टी जेके बोस वाला की जो है, उनके साथ आपका इंटरैक्टिव सेशन होगा। आप उसमें अपने डाउट्स 1 टू 1 क्लियर कर सकते हैं। हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है जुमलों का इस्तेमाल। तज़कीर और तानीस वाज़िह हो जाए और वाहिद और जमा वाज़िह हो जाए। देखिए, आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक है ना, अल्फ़ाज़ का जुमलों में इस्तेमाल, इसमें पर्टिकुलरली 2 चीज़ों से ही टॉपिक आते हैं, 2 चीज़ों से सवाल आते हैं। एक आता है, ऐसे इस्तेमाल करिए कि उनकी तज़कीर और तानीस वाज़िह हो जाए। और दूसरा आता है, वाहिद और जमा वाज़िह हो जाए। ठीक है? ये भी 5 नंबर का सवाल है, मतलब कुल मिला के इस लेक्चर से आप बैठे-बैठे 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है? 5 मार्क्स उस सवाल के हैं और 5 मार्क्स इस सवाल के हैं। मिसाल के तौर पर किताब, ये मिसालों से ही समझने की बात है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टेक्निकल है, बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास लफ्ज़ दिया हुआ है किताब, अब उसने आपको बोला है कि ऐसे इस्तेमाल करिए किताब को कि इसकी तज़कीर और तानीस वाज़िह हो जाए। अब किताब, तज़कीर और तानीस क्या है पहले?
तज़कीर हो गया मेल, तानीस हो गया फीमेल, यानी मैस्कुलिन, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। किताब को ऐसे इस्तेमाल करें कि इसकी तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए, ये सवाल आता है अक्सर। तो किताब, जैसे किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, रखी आ गया। कलम, पहले आप अंदाजा लगाइए कि कलम तज़कीर है तानीस है, कलम होता है या होती है, कलम होता है, ठीक है ना, तो ये मुज़क्कर है, ये ऊपर मुअन्नस था, किताब मुअन्नस होती है, हाँ किताब होती है, कलम होता है, तो होती होता से आपको समझ आ गया कि मुज़क्कर है मुअन्नस है। फिर आप इसको सॉरी, आप इसको अपने जुमले, कैसा भी जुमला बना सकते हैं, जैसे राजू का कलम, का आ गया यानी ईमेल हो गया। आप इसको लिख भी सकते हैं, आप जब सेंटेंस लिखें, कलम लिखें, फिर मुज़क्कर लिखें, फिर उसको एक सेंटेंस बना दें कि जिससे पता चल जाए कि ये मुज़क्कर है, ये तज़कीर है या तानीस है, ठीक है। वैसे ही हम इसकी और मिसालें ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, वाहिद जमा का हम अलग स्लाइड ले लेंगे, और मिसालें ले लेते हैं, जैसे वर्क, मैंने वर्क मेज पर मेज पर रखा, मेज पर रखा, हाँ रखा, रखा, हाँ मुज़क्कर है, ये वर्क मुज़क्कर है। वैसे ही ग्लास या प्याला, प्याला, हाँ कप, प्याला, प्याला टूट गया, गया। अगर हम इसको प्याली कर दें, प्याली मुअन्नस हो गई, प्याली टूट गई, टूट गई, देख रहे हैं, गया और गई का फर्क आ गया, ठीक है। एम आई क्लियर? मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं। तो हम अभी तज़कीर व तानीस की बात कर रहे हैं कि तज़कीर व तानीस कैसे हम अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए, ठीक है ना। वैसे ही हम और मिसालें देख लेते हैं, जैसे कोई भी लफ्ज़, बोतल, बोतल, बोतल नीचे रखो, या बोतल नीचे रखो, ठीक है, ये तो मेल हो गया, मुज़क्कर है ये। या वैसे ही हम और मिसाल देख लेते हैं, जैसे मेज़ ही देख लो, मेज़ क्या है, मुज़क्कर है, यानी मेल है, मैस्कुलिन है, मेज़ टूट गया। मैं सिंपल इसलिए रख रहा हूँ सेंटेंसेस को ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझने पे फोकस करें और कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। मेज़ टूट गया, मुज़क्कर हो गया, ठीक है। वैसे ही आप देख लीजिए, कापी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, कापी
बस्ते में रखी है, रखी है, ठीक है, मोनस हो गया ये मोनस है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अल्फाज को इस्तेमाल करना है आपको अपने इम्तिहानात में। उनका पहले उनका डिटरमाइन करना, उनका जेंडर डिटरमाइन करना है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और इतनी सूझबूझ आपके अंदर बिल्कुल मौजूद है कि आप इतनी उर्दू ज़बान बिल्कुल जानते हैं कि आपको पता हो कि कोई एक चीज़ मुअन्नस है या मुज़क्कर है, ठीक है। वैसे ही इसमें जो दूसरा सवाल हमारे पास आता है, दूसरे तरीके जो सवाल आता है, उसमें है अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे करना है कि उनके वाहिद और जम्मा वाज़ेह हो जाए, वाहिद और जम्मा वाज़ेह हो जाए, ठीक है। जैसे अवराक, अवराक जो है ये वर्क की जम्मा है, वर्क सिंगुलर है, अवराक प्लूरल है, ठीक है। इसको हम देखें तो हवा ने तमाम अवराक को बिखेरा, बिखेर दिया, ठीक है। हवा ने तमाम अवराक को बिखेर दिया, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ की जमा है, ठीक है। या लड़कियां, लड़कियां क्लास में आई, आई क्योंकि बहुत सारी हैं, हाँ आई, आई नहीं, लड़की क्लास में आई, एक लड़की होगी तो लड़की क्लास में आई, आई है, एक ही है, सिंगुलर है, ठीक है। वैसे ही कुत्ते घूम रहे हैं, हैं का इस्तेमाल है, ठीक है। बिल्ली सो रही है, ये सिंगुलर है, बिल्ली एक ही बिल्ली है, ठीक है, सो रही है। वैसे ही कलम टूट गया है, ठीक है। या वक्त रुक गया है। अब अगर हम इसी की जमा देखें, औकात, ये मिलने के औकात नहीं हैं, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये जमा है, ठीक है ना। वैसे ही हम और मिसाल देख लेते हैं, जैसे अ, उस्ताद आया, इसका जम्मा है, ये सिंगुलर है, असातिज़ा, यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी जमा असातिज़ा है, तो असातिज़ा आए, ठीक है। तो या जैसे हम कहें कि कोई भी लफ्ज़ ले सकते हैं हम, जैसे
जमा अगर ली जाए किसी भी चीज़ की अगर हम ले और जमा ले, जैसे किताब, किताबें, वर्क, औराक, हाँ, घोड़ा, घोड़े, घोड़ा आया, घोड़े आए, ठीक है? बिल्ली आई, बिल्लियाँ आई, ठीक है? या वैसे ही कुत्ता आया, कुत्ते आए, ठीक है? तो वैसे ही जमा और वाहिद को वाज़ह करने के लिए आपको उन अल्फ़ाज़ का पहले डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होगा कि वो लफ़्ज़ खुद जमा है या वाहिद है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को का इख्तिताम करूँगा, ठीक है? तो हम अगली क्लास में पहले रिकैप करेंगे, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, यानी हरूफ के अक़साम, और फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा दूसरा टॉपिक है ग्रामर का 10वीं जमात के, कि जुमलों का इस्तेमाल, अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल जुमलों में इस तरह कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ह हो और उनके वाहिद व जमा वाज़ह हो, कि वो वाहिद है या वो जम्मा है, ठीक है? बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि इस तरह के और किस तरह की वीडियो और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें उर्दू के मुतल्लिक़, चाहे वो आपकी निसाब की किताब से रिलेटेड हो या वो ग्रामर से रिलेटेड हो। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करें, आपके इम्तिहानात में आपके अच्छे नंबरात आएँ और आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान से आपकी वाक़फ़ियत बढ़े, आपकी ज़बान साफ़ हो जाए, रवानी आ जाए उसमें, ठीक है? बाकी कोई भी सजेशंस हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल। मेरा नाम मनान आज़ाद है और इसी के साथ मैं आज की क्लास का इख्तिताम करूँगा। बहुत शुक्रिया।